फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ। आई एडवोकेट प्रीति। हम पीसीएसजी के लिए सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 151 है, स्थानीय सीमा के बाहर समन की तामील उस क्षेत्र में मजिस्ट्रेट द्वारा कराए जाने का उल्लेख संहिता की किस धारा में है? तो धारा 67 में है। 152 है कि धारा 67 के अनुसार समन तामील किया गया है, उसका क्या सबूत हो सकता है? उपयुक्त दोनों। समन तामील करने वाले का न्यायालय में बयान तथा समन की दूसरी प्रति पर पाने वाले का हस्ताक्षर। सेकंड है, तामील करने वाले व्यक्ति का शपथ पत्र तथा समन की दूसरी प्रति पर पाने वाले का हस्ताक्षर। उपयुक्त दोनों। 153 है, समन मामले में दंड सीमा अनिर्धारित है 2 वर्ष। 154 है, वारंट मामलों में न्यूनतम दंड क्या है? 2 वर्ष से अधिक। 155 क्वेश्चन नंबर है, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील किस धारा में है? धारा 69 में। क्वेश्चन नंबर 156 है, फौजदारी मामलों में समन की तामील कौन करता है? तो पुलिस। 157 है, दीवानी मामलों में समन की तामील कौन करता है? तो कोर्ट चपरासी। 158 है, समन तामील करने की एजेंसी कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। पुलिस, राज्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति, न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति और उपरोक्त सभी। ठीक है। 159, समन तामीली का उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त दोनों। गवाही देने के लिए बुलावा, तारीख की सूचना। 160 है, वारंट कितने प्रकार का होता है? तो दोनों, जमानती और अजमानती। 161 है कि गिरफ्तारी की वारंट का उद्देश्य क्या है होता है? तो न्यायालय के समक्ष हर हालात में उपस्थित होना। 162 है, न्यायालय यदि डाक से किसी व्यक्ति को समन भेजने का निर्णय ले तो उसे कहाँ भेजेगा? आंसर है उपरोक्त में से कहीं भी। निवास के पते पर, जहाँ कारोबार करता है उस पते पर, जहाँ रोजी रोटी कमाता है, उपरोक्त में से कहीं पर। 163 है कि धारा 70 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट किस प्रकार का होना चाहिए? उपरोक्त सभी। लिखित होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और न्यायालय द्वारा मुद्रा और मुहर लगी। उपरोक्त सभी। 164 है, गिरफ्तारी का वारंट क्या पुलिस के अतिरिक्त अन्य को भी जारी किया जा सकता है? हाँ। 165 है कि वारंट पुलिस अधिकारी को किस धारा के अनुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे? धारा 72 में। 166 है, गिरफ्तारी का वारंट कई व्यक्तियों को किस धारा के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है? धारा 72 1 के अनुसार। 167 है, धारा 73 के अनुसार वारंट किसको निर्दिष्ट हो सकेगा? तो किसी भी स्थानीय व्यक्ति को। 168 है कि क्या गिरफ्तारी का वारंट एक से अधिक व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है? तो हाँ। 169 है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट के अधीन कितने समय में न्यायालय लाया जाएगा? तो आंसर इज 24 घंटे। 170, गिरफ्तारी का वारंट किस धारा के अधीन भारत में निष्पादित किया जा सकता है? तो धारा 77 में। 171 है कि वारंट के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी सूचना और अपेक्षा किए जाने पर वारंट उस व्यक्ति को किस धारा के अंतर्गत दिखाएगा? धारा 75 में। 172 है, अधिकारिता के बाहर वारंट की तामील का विधि का उल्लेख किस धारा में? धारा 78 में। 173 है, उद्घोषणा की प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा में? धारा 82 में। 174 है, उद्घोषणा की अवधि होती है धारा 30 दिन। 175 है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने के बाद फरार होने वाले या गिरफ्तारी से अपने को बचाने वाले अपराधी के विरुद्ध धारा 82 की उद्घोषणा किस तरह प्रकाशित की जाएगी? तो आंसर इज उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फर्स्ट है, अपराधी के निवास के गांव मोहल्ले में किसी सहज दृश्य स्थान से सार्वजनिक रूप में से पढ़ी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, बी वाला, उस मकान के सहज दृश्य भाग पर चिपकाई जाएगी जहाँ अपराधी सामान्य रूप से रहता है। गांव के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगा दी जाएगी। सी है कि उसकी एक प्रति न्यायालय की किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी और किसी स्थानीय समाचार पत्र में भी उसे प्रकाशित किया जाएगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 176 है, फरार व्यक्ति कुर्की की प्रक्रिया का उल्लेख क्या है? धारा 83 में है। 177 है, उद्घोषणा जारी करने का मुख्य लक्ष्य होता है उपस्थिति हेतु बाध्य करना। 178 है कि लिखित उद्घोषणा क्या क्या बातें होंगी? आंसर इज उपरोक्त सभी। पहला है, एक निश्चित स्थान पर अपराधी को उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। बी है, अपराधी को उद्घोषणा की तारीख से 30 दिन के समय उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाएगा। सी है, एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित समय पर उसे उपस्थित होने को कहा जाएगा। उपरोक्त सभी बातें। 179 है, उद्घोषणा अपराधी की चल या अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश संबंधी न्यायालय और उद्घोषणा के बाद जारी किया जाएगा। उद्घोषणा के बाद किसी भी समय। 180 है, क्वेश्चन नंबर, किन परिस्थितियों में उद्घोषणा के साथ ही कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है? यदि शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा न्यायालय को यह विश्वास समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा जारी की जानी है उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में
अपनी सारी संपत्ति या उसका कोई भाग बेचने वाला है, अपनी संपत्ति या कोई भाग उस न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 181 है कि धारा 84 का संबंध निम्न में से किससे है? तो कुर्की के बारे में दावों और आपत्तियों से। 182 है कुर्की किसके द्वारा की जा सकेगी? पुलिस द्वारा। 183 है अचल संपत्ति की कुर्की के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिलाधिकारी की। 184 है कुर्की की संपत्ति के निपटाने के प्रावधान संहिता की किस धारा में? धारा 85 में। 185 है यदि कुर्क की गई संपत्ति जीवन, धन, पालतू पशु या विनष्ट होने वाली प्रकृति की हो तो न्यायालय क्या आदेश करेगा? तुरंत विक्रय का आदेश देगा। 186 है कि यदि वांछित अभियुक्त उद्घोषणा में दी गई तारीख तक हाजिर हो जाता है तो न्यायालय तक द्वारा कुर्क की गई संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश तत्काल जारी किया जाएगा। 187 है कुर्क की गई संपत्ति का आपत्ति अथवा दावा उद्घोषित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई और कुर्की की तारीख से कितनी अवधि के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है? 6 माह। 188 है कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना और विक्रय तथा वापस करने का प्रावधान किस धारा में? धारा 50 में। 189 है कि किस धारा के अंतर्गत संबंध तथा वारंट एक साथ जारी किए जा सकते हैं? धारा 87। 190 है किसी व्यक्ति की न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंध पत्र लेने का उल्लेख किस धारा में? धारा 88 में है। क्वेश्चन नंबर 191 है कुर्की की गई संपत्ति यदि 6 माह के अंदर नष्ट होने वाली नहीं होती है तो न्यायालय उस संपत्ति का विक्रय कब करा देगा? उपरोक्त दोनों दशाओं में। पहला है कुर्की की तिथि से 6 माह बाद। दूसरा है बी दावा या आपत्ति के निपटाने के बाद। उपरोक्त दोनों दशाओं में। 192 है कुर्की की गई संपत्ति को किन परिस्थितियों में समय का विचार किए बिना कभी भी न्यायालय विक्रय करा सकता है? उपरोक्त किसी भी दशा में, जब न्यायालय के अनुसार ऐसा विक्रय उद्घोषित व्यक्ति के हित में हो, जिन प्राकृतिक रूप से वह संपत्ति शीघ्र नष्ट हो जाने वाली हो। उपरोक्त दोनों दशा में। 193 है किस धारा के तहत न्यायालय किसी दस्तावेज को मंगवा सकता है? 91 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 194 है कि क्या कुर्क संपत्ति को वापसी के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश को विरुद्ध अपील की जा सकती है? हाँ। 195 के धारा 93 उससे संबंधित है तलाशी वारंट से। 196 है कि एक स्थान पर चुराई हुई संपत्ति को रचित दस्तावेज आदि के होने का संदेह है और उस स्थान की तलाशी के वारंट की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? धारा 94 में। 197 है क्वेश्चन नंबर इस धारा के अधीन प्रकाशनों को समाप्त करने की उद्घोषणा करके उनके लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? धारा 95। 198 है धारा 97 में तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? तो उपरोक्त सभी जिलाधिकारी, SDM, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 199 है क्वेश्चन नंबर डाक अधिकारी अथवा टेलीकॉम अधिकारियों की अभिरक्षा में उपलब्ध किसी दस्तावेज, पार्सल या किसी अन्य चीज़ की तलाशी के लिए कौन वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत है? उपरोक्त में से कोई भी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 200 है धारा 94 के अनुसार निम्न में से किस पुलिस अधिकारी की रैंक से ऊपर की रैंक वाले अधिकारियों को तलाशी का वारंट किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है? तो आंसर इस कांस्टेबल पुलिस के द्वारा। 201 है निम्न में से किसके संबंध में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। जाली नोट, स्टाम्प आदि औजार। 201 निम्न में से किसके संबंध में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। जाली नोट, स्टाम्प आदि बनाने के औजार भारतीय दंड संहिता 292 के में विनिर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं। उपरोक्त सभी। 202 है किस धारा के अंतर्गत प्रकाशनों का समापन करने की घोषणा करके उनके लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? धारा 95। 203 है जमीन जो अचल संपत्ति है और जिसके राज्य को लगान प्राप्त होता है कि कुर्की किसके माध्यम से कराई जाएगी? जिलाधिकारी के माध्यम से। 204 है समापन की घोषणा को अपास्त सेट असाइड करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किस धारा के तहत किया जाएगा? धारा 96। 205 है सदोष परिरुद्ध रॉन्गफुली कन्फाइंडेड व्यक्तियों के लिए तलाशी किस धारा में? धारा 97। 206 है कि धारा 97 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी में वारंट कौन जारी कर सकता है? उपरोक्त सभी। DM, SDM, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। उपरोक्त सभी। 207 है अपहृत स्त्रियों या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति किस धारा में प्रावधानित की गई है? धारा 98 में। क्वेश्चन 208 है
निम्न में से किसके संबंध में वारंट जारी नहीं किया जा सकता है? हावी के रूप में एकत्रित डाक टिकट। 209 है, समन तामीली होने के बावजूद भी अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हुआ, उसके आगे उसके खिलाफ क्या गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है? हाँ। 210 है कि बंद स्थान की तलाशी की प्रक्रिया किस धारा में? 100 में। 211 है, मकान की तलाशी लेते समय किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी निम्न में से किस धारा में की जा सकती है? धारा 100 सब क्लास 3 के अंतर्गत। 212 है कि बंद स्थान, मकान आदि की तलाशी को विश्वसनीयता सुनिश्चित कराने के लिए कितने स्वतंत्र और स्थानीय गवाहों की तलाशी के समय उपस्थित रहने की व्यवस्था तलाशी टीम द्वारा करना चाहिए? आंसर इस उपरोक्त दोनों, 2 गवाह और 3 गवाह, दोनों से अधिक। 213 है, एक उप निरीक्षक ने मकान की तलाशी लेते समय गवाह के रूप में मौजूद रहने का लिखित आदेश गांव के निवासी क और ख को दिया, परंतु वे दोनों तलाशी के समय गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है? 187 187 के अंतर्गत। 214 है, मकान की तलाशी के लिए क्या गवाहों को लिखित आदेश जारी किया जा सकता है? हाँ। 215 है, मकान की तलाशी की बरामद वस्तुओं की सूची बनाने का आदेश किस धारा में है? धारा 100 सब क्लास 5 में। 216 है, बंद स्थान या मकान की तलाशी के समय भवन स्वामी ने अपने एक आदमी के मौजूद रहने हेतु निवेदन किया था, जिसको पुलिस ने भगा दिया, क्या ऐसा उचित है? धारा 100 सब क्लास 6 में भवन स्वामी को या उसकी तरफ से किसी को मौजूद रहने का हक है। 217 है, क्वेश्चन 217, जब किसी व्यक्ति की जमा तलाशी की जाएगी तब कब्जे में ली गई सब चीज़ों की सूची तैयारी की जाएगी और उसी एक प्रतिलिपि फर्द नकल ऐसे अधिभोगी को दी जाएगी। जो ऐसा प्रावधान किस धारा में है? 100 धारा 100 सब क्लास 7 में। 218 है, क्वेश्चन नंबर, यदि अधिकारिता के बाहर तलाशी ली गई हो तो सूची किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश होगी? स्थानीय मजिस्ट्रेट। 219 है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति की चुराई हुई होने के आधार पर क्या उसे अभिग्रहित साइज कर सकता है? धारा 102 क्लास 1 में। 220 है, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी के लिए जाने के निर्देश किस धारा के अधीन करेगा? धारा 103। 221 है, यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज़ को जो उस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध इम्पाउंडेड कर सकता है और ऐसी व्यवस्था किस धारा में प्रदान की गई है? धारा 104 में। 222 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 का संबंध है दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति से। 223 है कि दोष सिद्ध व्यक्ति से अधिकतम कितने अवधि की परिशांति हेतु प्रतिभूति ली जाएगी? 3 वर्ष। 224 है, परिशांति हेतु प्रतिभूति लेने का आदेश किन किन अपराधों के लिए? धारा 106 सब क्लास 2 में वर्णित है, तो आंसर इज उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 के अधीन कोई भी अपराध। बी है, ऐसा अपराध जिसमें कि हमला या आपराधिक बल का रिष्टि कारित हो। सी है, आपराधिक अभित्रास और कोई ऐसा अपराध जिससे कि परिशांति भंग हुई हो या भंग होने की संभावना हो, उपरोक्त सभी। 225 है, धारा 107 में परिशांति शांति हेतु जमानत कौन दे सकता है? तो आंसर इस कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 226 है, धारा 107 में जमानत लेने का अधिकार किसकी सूचना पर मजिस्ट्रेट को है? तो पुलिस की। 227 है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता में निवास करने वाले व्यक्ति पर किस मामले में धारा 107 की कार्यवाही कर सकता है? उपरोक्त में से कोई मामले पर। ये है जब परिशांति भंग होने या विक्षोभ की आशंका हो। भी है, जब कोई ऐसा व्यक्ति संभाव्यतः अधिकारिता से परे परिशांति भंग करेगा या लोक शांति विक्षुब्ध करेगा या कोई सदोष कार्य करेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट को विश्वास हो। 228 है कि धारा 107 की कार्यवाही के साथ इसी संहिता के किस धारा की कार्यवाही भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है? आंसर इस धारा 117। क्वेश्चन 229 है, शांति भंग हेतु जमानत की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष। 230 है, धारा 109 का संबंध किससे है? संदिग्ध व्यक्ति से। 231 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अक्सर इस्तेमाल होने वाली निरोधात्मक प्रिवेंटिव धाराएं कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी धारा 107 और 117, 109 और 110। क्वेश्चन नंबर 232 है,
राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले लोगों से सदाचार के लिए प्रतिभूति जमानत किस धारा के अधीन ली जा सकती है? धारा 108 के अंतर्गत 232 है कि 33 है। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए जमानत या बंधपत्र निष्पादन के लिए आदेश दे सकता है? तो उपरोक्त दोनों। ए है धारा 109 के अनुसार इत्तला मिलने पर। बी है कि यह विश्वास करने का कारण है कि वह अपनी उपस्थिति संज्ञेय अपराध करने के लिए छिपा रहा हो। 234 धारा 109 के अधीन सदाचार के लिए जमानत कितने समय तक के लिए ली जा सकती है? तो आंसर इज 2 वर्ष। 235 है धारा 110 का संबंध है उपरोक्त दोनों। आकस्मिक अपराधियों से सदाचार। बी है ऐतिहासिक अपराधियों हैबिचुअल ऑफेंडर्स से सदाचार के लिए प्रतिभूति। उपरोक्त दोनों। 236 है धारा 110 में पाबंद करने के लिए अधिकतम अवधि क्या है? तो 3 वर्ष। 237 है धारा 109 और 110 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रण। 238 है कि धारा 110 के अनुसार अभ्यासिक अपराधी है उपरोक्त सभी। तो ए है जो अभ्यासतः लुटेरा, गृहविदक, चोर या कूटरचित हो। बी है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करता हो या रखता हो। सी है विपहरण, अपहरण, छल या रिष्टि का अपराध करता हो या ऐसा प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता हो। उपरोक्त सभी। 239 है दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 धारा 106 से 124 की प्रकृति कैसी है? निवारक। 240 है निम्न में से सत्य कथन छाटिए तो प्रत्येक विचारण एक जांच है। 241 है कि धारा 108 और 109 और धारा 110 के अनुसार सदाचार के लिए प्रतिभूति किन व्यक्तियों से ली जा सकती है? उपरोक्त सभी। राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से, संदिग्ध व्यक्तियों से, आभ्यासिक अपराधियों से। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 242 है वारंट कब प्रभावहीन हो जाता है? उपरोक्त दोनों में। जब उसका निष्पादन न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता हो या जब उसका निष्पादन कर दिया जाता हो। क्वेश्चन नंबर 243 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत की गई समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा? उच्च न्यायालय में। 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता है उपखंड अधिकारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 245 है सिद्ध दोष पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। 246 है धारा 109 और 110 में अभियुक्त पाबंद कराने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अभिलेखीय साक्ष्य एकत्र करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 247 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 113 का प्रावधान किससे संबंधित है? तो आंसर इज उपरोक्त सभी। ऐसे व्यक्तियों के बारे में समन या वारंट जारी करना जो न्यायालय में उपस्थित नहीं है। बी है पुलिस अभिरक्षा में। सी है किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 248 है किस धारा के अधीन समन या वारंट की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे कि परिशांति भंग होने की दशा में गिरफ्तार किया गया है या किया जाना है जमानत पर छोड़ा जाना है? तो आंसर इज 114 में 114 में। क्वेश्चन 249 में किस धारा में परिशांति के मामले में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी माफ़ की जा सकती है? धारा 115 में। 250 अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से कब माफ़ी मिलेगी? उपरोक्त दोनों। जब वह पर्याप्त कारण हाजिरी माफ़ी के लिए दिखाए। और बी है जब मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण उचित लगे। उपरोक्त सभी। यहाँ पर हम 250 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। इसके आगे के हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।